अगले रोज जब मुजाहिदीन के उस इलाके में सरगर्म खुफिया रेडियो स्टेशन की नशरियात से मरने वाले भारतीय फौजियों के नाम और नंबरों का ऐलान होता तो उन्हें बड़ी सुबकी उठाना पड़ती। इस सूरत हाल ने जवानों के मोराल पर बड़ा बुरा असर डाला था और खुसूसन शाम के बाद मदद के लिए मिलने वाली किसी भी कॉल पर पहले की तरह आंखें बंद करके अमल नहीं करते थे, बड़े मोहतात होकर अपने जवानों को मैदान में उतारते थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के ओसी का अपने अफसरान को हुक्म था कि वो अपनी कैजुअलिटी को हर मुमकिन हद तक कम करें और मुजाहिदीन को मारने से अपने जवानों की जान बचाना ज्यादा जरूरी ख्याल करें। इन तल्ख हकायक का इदराक मेजर रॉय से ज्यादा और किसे हो सकता था। वो जानता था कि कर्नल गोपाल कृष्णा अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के चक्कर में भारतीय फौज के वक़ार से खेल रहा है, लेकिन उसे बहरहाल कर्नल गोपाल कृष्णा की हाँ में हाँ मिलानी ही थी। अपने कमांडोज को वहीं महफूज आड़ में खड़े करके उसने दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के मकामी कमांडरों से राब्ते शुरू किए और जैसे जैसे कुर्बानी के बकरे मैसर आते गए उन्हें मैदान कारजार की तरफ धकेलता रहा। जब उसे अपने वायरलेस सेट पर दूसरी तरफ से ये सिग्नल मिलने लगे कि मुजाहिदीन की तरफ से अब कोई मज़ाहमत बाकी नहीं रही और वो अपना काम मुकम्मल करके फरार हो चुके हैं, तो उसने अपने सुरमाओं को भी आगे बढ़ाया। आधे घंटे की मजीद एहतियाती मुसाफत के बाद बिलाखिर वो लोग वहां पहले से मौजूद पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के जवानों से मिल गए जो अपने जख्मी साथियों की मरहम पट्टी कर रहे थे और उसे उनके शोहदा की लाशें एक बड़े ट्रक में जमा करके पीछे भेजने का बंदोबस्त कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वो कर्नल गोपाल कृष्णा को वायरलेस सेट पर ही यहाँ की रिपोर्ट दे रहा था। उसके तो इल्म में ये बात नहीं थी कि यहाँ कोई रॉ का सेफ हाउस भी मौजूद है जिसकी कमान कैप्टन नागरा के हाथ है। फिर उसे यहाँ अपने एजेंटों की तादाद का इल्म कैसे होता। इमरजेंसी फोर्सेस के एक सीनियर ऑफिसर ने उसे बताया था कि उन्होंने एक कमरे से 7 लाशें बरामद की हैं, जबकि एक लाश वहां से कुछ फासले पर पड़ी थी। ये सब रॉ के कवर एजेंट थे। उसने वही रिपोर्ट आगे कर्नल गोपाल कृष्णा को सुना दी। कर्नल कृष्णा की सोगवार और गुस्सीली आवाज सुनाई दी। ओ माय गॉड, इसका मतलब है सिर्फ 2 जिंदा बचे हैं, कैप्टन नागरा और उसका साथी। मेजर रॉय बोला, यस सर। वो इसके अलावा और क्या कमेंट कर सकता था। कर्नल गोपाल कृष्णा ने कहा, ठीक है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं सुबह यहीं मिलता हूँ। इस तरह उन लोगों को आसानी से निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। कर्नल गोपाल कृष्णा ने मुजाहिदीन को गालियां देते हुए सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब मेजर रॉय को एक और परेशानी लाहक हो गई थी। अगर कैप्टन नागरा को वो लोग जिंदा अगवा करके ले गए हैं तो कहीं सौदेबाजी न कर लें, वरना तो उसे यहाँ आसानी से भी मारा जा सकता था। लेकिन नहीं, उसके दिलो दिमाग ने ये बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और नागरा का अगवा एक ही बात की शहादत दे रहा है कि उसकी असलियत का मुजाहिदीन को इल्म हो गया था और वो कमांडर गनाई के कातिल और अल अमर के 4 मुजाहिदों और असलहा तबाह करने वाले रॉ के उस ऑफिसर को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी गैरत ईमानी के खिलाफ होता। ऐन मुमकिन था वो उसके दूसरे साथी को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर लेते, लेकिन कैप्टन नागरा को छोड़ने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उसने दिल ही दिल में सोचा और अपने जवानों को उस इलाके में फैलकर पोजीशनें लेने के अहकामात देकर खुद एक बख्तरबंद गाड़ी में लेट रहा। उसने अपने एक खास जवान की ड्यूटी लगाई थी कि सुबह होने से पहले पहले उसे जगा दे और उन्हें बता दिया था कि कर्नल गोपाल कृष्णा की आमद किसी भी वक्त मुतवक्के है। ऐसा न हो कि जब उसके ऑफिसर इंचार्ज आए तो वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा हो। उसके जवानों ने अपने ऑफिसर की ख्वाहिश का एहतराम किया था और उसे कर्नल गोपाल कृष्णा की आमद से पहले ही बेदार कर दिया था, जो अल सुबह एक हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ पहुंचा था। हेलीकॉप्टर की परवाज के लिए बड़ा महफूज रास्ता इख्तियार किया गया था और उसे बांडीपुरा में फैली भारतीय फौज के मोर्चों से उड़ाता माहिर पायलट यहाँ तक ले आया था। मेजर रॉय ने उसे ताजीम देते हुए सोगवार लहजे में कहा, आई एम सॉरी सर, काश ऐसा न होता, बैड लक। कर्नल ने कहा, ऑल राइट, इट्स ओके, ऐसा होता ही है लड़ाई में, कभी कभी दुश्मन भी जीत जाता है, बड़े टफ लोग हैं, मजीद मुश्किल होते जा रहे हैं, एनीवेज मैं देखूंगा। उसने मुजाहिदीन के हाथों तबाह होने वाले उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा जिसमें रॉ के जवानों की लाशें जूं की तूं पड़ी थीं। मेजर रॉय ने अभी तक अपनी राय जाहिर नहीं की थी, न ही कोई और कमेंट दिया था। वो चाहता था कर्नल गोपाल कृष्णा खुद एहसास करे कि कैप्टन नागरा ने अपनी कद से लंबी छलांग लगाई थी। कर्नल गोपाल कृष्णा ने एक तरफ कोने में खड़े होकर मेजर रॉय से बातें करते हुए कहा, बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात तो साफ है कि अभी तक जहांगीर उस इलाके में सरगर्म है और अब नागरा की जान तभी बच सकती है अगर जहांगीर को काबू कर लिया जाए। मेजर रॉय ने इस बात में हवन्नकों की तरह गर्दन हिला दी। यस सर। कर्नल ने खला में घूरते हुए कहा, नहीं मीर साहब, सिर्फ यस सर से काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा। कैप्टन नागरा का अगवा और उसके साथियों का मारे जाना एजेंसी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। मेजर रॉय ने उसे आंखें मिलाए बगैर कहा, आई नो इट सर। कर्नल बोला, ठीक है मीर साहब, अब हमारी और तुम्हारी दोस्ती के इम्तिहान का वक्त आ गया है।
जिस तरह भी मुमकिन हो कोई भी डील करनी पड़े, लड़के को उनके चुंगल से निकालना है। अपना तमाम सोर्स लड़ा दो, मुखबरों का जाल उस इलाके में फैला दो। वो इंसान हैं, जादूगर नहीं। मुझे बांडीपुरा के हर घर की निगरानी चाहिए, जितनी फोर्स की जरूरत है मंगवा लो। उस इलाके में सफेद पोशों का जाल बिछा दो। कर्नल गोपाल कृष्णा की आवाज में कहर गूंज रहा था। मेजर रॉय बोला, ऐसा ही होगा सर, मैं देख लूंगा उनको। अफसोस नागरा ने छलांग लगाने में जल्दी कर दी। इनका शिकार खेलने के लिए बड़े सब्र और इस्तिकामत की जरूरत है। बिलाखिर उससे रहा न गया और उसने कह ही दिया। कर्नल गोपाल कृष्णा बोला, मैं जानता हूँ मीर साहब, लेकिन इसमें गलती मेरी भी थी। खैर, अपने पेशे में सिर्फ अंदाजे की मामूली गलती पर ही तो सारे खेल का दारोमदार होता है। कर्नल गोपाल कृष्णा को मेजर रॉय ने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी मसले पर अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए सुना था। उसे दुख सा हुआ। अपने ठिकाने पर पहुंचते ही मेजर रॉय ने तमाम फील्ड ऑफिसर्स को हंगामी मीटिंग की कॉल दे दी थी और उस वक्त यहाँ मुख्तलिफ भेस बदल कर काम कर रहे रॉ के मकामी फील्ड ऑफिसर्स का इज्तिमा हो चुका था। मेजर रॉय दीवार पर लटके नक्शे की मदद से उन्हें समझा रहा था कि उन लोगों ने किस किस एरिया को कवर करना है। उसने अपनी दानिश में सारे इलाके के एक एक इंच को कवर कर लिया था। अभी उनकी मीटिंग जारी ही थी जब मेजर रॉय के पीए ने उसे एक हंगामी मैसेज की इत्तला दी। ये मैसेज कितना अहम हो सकता था इसका अंदाजा मेजर रॉय ने फौरन ही कर लिया, क्योंकि इस तरह की खुफिया और अहम मीटिंग्स के दौरान कोई मातहत उन्हें डिस्टर्ब करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उसने इस्तफामिया नजरों से अपने मातहत की तरफ देखते हुए कहा, यस। उसके मातहत ने फोन की तरफ इशारा किया, सर आपके लिए बड़ी अहम कॉल है। मेजर रॉय ने फोन उठाया और बड़ी मजबूत आवाज में हेलो कहा। दूसरी तरफ से बगैर किसी तमहीद और तारुफ गुफ्तगू का आगाज हो गया। मुझे कर्नल गोपाल कृष्णा से बात करनी थी, लेकिन ये लोग उसे मिलाने को तैयार नहीं। शायद यही उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो इत्तला मैं देने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद उसकी हार्ट अटैक से मौत भी वाक़ हो सकती है। मेजर रॉय बोला, शट अप, कौन हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो? उसने फोन करने वाले को डांटते हुए अपने मातहत को मखसूस इशारा किया, जिसका मतलब था कि फोन टैप कर लिया जाए। रॉ के पास अपना बगिंग सिस्टम था, जिसके तहत वो किसी भी लम्हे कोई भी कॉल बग कर सकते थे। उसका स्मार्ट मातहत दूसरे ही लम्हे अपने काम में मसरूफ हो गया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा सिर्फ एक ही तारुफ है मेजर रॉय कि मैं भारतीय इस्तिबदाद की मौत हूँ। मुझे इल्म है तुमने फोन बग करना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे, क्योंकि हमने तुम लोगों से सब कुछ सीख लिया है। ये फोन मैं एक बूथ से कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताना था कि मुजाहिदीन की मुश्तरका कमेटी ने कैप्टन नागरा को कमांडर गनाई और अल अमर के 4 मुजाहिदीन के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुना दी है। तुम लोग कल सुबह तक उसकी लाश मौसूल कर लोगे। अपने तमाम मुखबरों को अब बाकी सब कुछ भूल कर उसकी लाश की तलाश पर लगा दो। और हाँ, तुम्हारा दूसरा एजेंट हमारी हिरासत में है। उसका नाम सूबेदार मुरली प्रसाद है, जिसने अभी तक किसी मुजाहिद को शहीद नहीं किया। अगर अपने सूबेदार को जिंदा वापस लेना चाहते हो तो हमारे 10 आदमी, जिनकी लिस्ट थोड़ी देर में तुम्हें पहुंच जाएगी, रिहा कर देना। मेरी बात मुकम्मल सुन लो, दरमियान में बोलने की कोशिश न करो। ये न समझना कि सूबेदार की मौत का किसी को इल्म नहीं होगा और तुम उसे मामूल की कार्रवाई में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया लिख कर जान नहीं छुड़ा सकोगे। हम उसके इकबाली बयान की फिल्म बनाकर सारी दुनिया में तुम्हें नंगा कर देंगे कि रॉ अपने अहलकारों को मुजाहिदीन के पास कुर्बानी का बकरा बनाकर भूल जाती है। इस तरह तुम्हारे बाकी साथियों के मोराल पर भी बड़े खुशगवार असरात मुरतब होंगे। हम सिर्फ एक रियायत दे सकते हैं कि अगर तुम लोग इस डील के लिए तैयार हो तो ये बात प्रेस तक नहीं पहुंचेगी। उम्मीद है इस फराख दिलाना पेशकश पर तुम्हारा कर्नल हमारा शुक्रगुजार होगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार जानने के लिए अगले घंटों में किसी भी वक्त फोन कर लूंगा। अब शौक से मुझे गिरफ्तार कर लो। तुम्हें फोन की पोजीशन का इल्म तो हो चुका होगा। दूसरी तरफ से तमस्खर उड़ाने के अंदाज में बाय बाय कहकर फोन बंद कर दिया गया। गुस्से से मेजर रॉय का दिमाग फटने लगा था। उसने अंदाजा किया कि अगर ये कॉल कर्नल गोपाल कृष्णा ने रिसीव की होती तो वाकई गुस्से से उसके दिमाग की शरियान ही फट जाती। उसके मातहतों ने अक्लमंदी की थी जो कर्नल की बजाय मेजर रॉय को फोन दे दिया था। दूसरी तरफ बात करने वाले के जहर में बुझे तंजिया अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में दाखिल हुए और जहर बनकर उसकी नस नस में उतर गए। उसका खून खौलने लगा था। उसे यूं लगा जैसे मुजाहिदीन ने उस कार्रवाई के जरिए रॉ के मुंह पर भरपूर तमाचा रसीद कर दिया हो। मेजर रॉय को अपना सारा सिस्टम शेक होता महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ से बात करने वाला कितना होशियार था, जिसे रॉ के हर मुमकिन रद्द-ए-अमल का अंदाजा था और उसने बड़ी कामयाबी से 2-3 मिनट तक मेजर रॉय की नब्जें दबाए रखी थी। मेजर रॉय को जहां कैप्टन नागरा की मौत से खुशी हुई थी, वहां सारी एजेंसी की इस तरह से होने वाली बेइज्जती पर उसका खून भी खौल रहा था। उसने अपनी जगह खड़े खड़े फैसला किया और वापस मीटिंग रूम में आ गया। खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखकर उसने मीटिंग बर्खास्त की और अपने मातहतों को इन्हीं अहकामात के साथ फील्ड में वापस भेज दिया। अब वो कर्नल गोपाल कृष्णा के कमरे की तरफ उस ऑडियो कैसेट के साथ जा रहा था जिसमें फोन करने वाले की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी।
उन्हें फोन की पोजीशन का इल्म भी हो गया था और रॉय ने उस तरफ अपने आदमी भी दौड़ा दिए थे, लेकिन वो भी जानता था कि अब वहां कुछ भी बाकी नहीं बचा होगा। जहांगीर की मुशावरत से मुजाहिदीन ने ये मंसूबा बड़ी होशियारी के साथ तैयार किया था। कैप्टन नागरा बड़ा कमजोर साबित हुआ और मुजाहिदीन ने 2-3 घंटे के अंदर ही उससे सारे हकायक उगलवा लिए। उसने कमांडर गनाई की शहादत से अल अमर के असलहा डिब्बू पर हमला और मुजाहिदीन के दरमियान मुनाफरत पैदा करने वाली रॉ की कार्रवाइयों का सारा भेद इस उम्मीद पर खोला था कि शायद इस तरह उसकी जान बख्शी हो जाए। उसे उम्मीद थी कि अगर उसके बदले सौदेबाजी की गई तो रॉ उसकी रिहाई की हर कीमत अदा करने पर तैयार हो जाएगा, लेकिन मुजाहिदीन ने मुशावरत से उसकी सजाए मौत का फैसला किया था। इस फैसले पर अमल दरामद इसलिए भी जरूरी हो गया था कि रॉ ने मुजाहिदीन को अंदर से तोड़ने की 3-4 कामयाब कोशिशें की थीं और श्रीनगर में तो सूरत हाल खासी कशीदा भी हो रही थी। इन हालात में रॉ को मुंह तोड़ जवाब देना नागुज़ीर था। मुजाहिदीन ने उसके दूसरे साथी सूबेदार मुरली प्रसाद के बदले अलबत्ता सौदेबाजी का फैसला कर लिया था और मुख्तलिफ तंजीमों के 10 मुजाहिदीन के नाम तय पा गए थे, जिनकी रिहाई को सूबेदार मुरली प्रसाद की रिहाई से मशरूत किया जा रहा था। कमांडर मुख्तार ने फोन करके मेजर रॉय से बात की थी और उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि अगर रॉ ने कोई चालाकी दिखाई तो उसे हाथों से लगाई गांठें फिर दांतों से खोलनी पड़ेंगी। कैप्टन नागरा के जरिए उन्हें नसीब अली और टैक्सी ड्राइवर रशीद की असलियत का इल्म हुआ और वो तीनों को इकट्ठे ही नमूना इबरत बनाकर रॉ को बतौर तोहफा पेश करना चाहते थे। नसीब अली उस रोज सुबह सुबह मामूल के मुताबिक अपनी दुकान की तरफ जा रहा था जब गली का एक मोड़ काटते हुए अचानक ही उसे अपने सामने 2 नकाबपोश चेहरे दिखाई दिए। उनमें से एक ने अपने चेहरे से चादर हटाकर उसे मुखातिब किया, क्या हाल है चाचा नसीब अली? ये अल अमर का सरगर्म मुजाहिद हनीफ था जो उसके मोहल्ले का रहने वाला था। नसीब अली का दिल इतनी जोर से अचानक ही धड़का जैसे अभी सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आन गिरेगा। ठीक है बेटा, अल्लाह का फजल है। नसीब अली ने चाहा कि आगे निकल जाए, लेकिन दूसरे मुजाहिद ने उसके सामने अपने जिस्म की दीवार तान ली। हनीफ ने तंजिया लहजे में कहा, सुबह सुबह क्या भारतीयों को कोई नया शिकार देने जा रहे हो? उसने घबराहट से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हनीफ बेटे, तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो? वो बोला, नहीं नसीब अली, तुमने अलबत्ता अपने साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, बल्कि जुल्म किया है। तुमने इस सारे मोहल्ले की इज्जत को दागदार करने की साजिश की है। तुम जानते हो हमारा ये मोहल्ला तहरीक आजादी को अब तक 20 जवानों के खून का नजराना पेश कर चुका है और तुमने इस मोहल्ले को शहीदों की रूहों के सामने शर्मसार किया है। तुमने कमांडर गनाई को शहीद करवाने और मुजाहिदीन के दरमियान तफरका पैदा करने की साजिश में हिस्सा लिया है और तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने चीखते चिल्लाते नसीब अली का बाजू पकड़ा और उसे अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया। नसीब अली को यूं लगा जैसे उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई हो। हनीफ का हाथ आहनी शिकंजे की तरह उसके कंधे पर जमा था और वो लरसते कदमों से झूठी कस्में खाता मोहल्ले की तरफ जा रहा था जहां मुजाहिदीन ने मोहल्ले के बुजुर्गों को जमा कर रखा था। मस्जिद के सहन में नसीब अली को हनीफ ने बुजुर्गों के सामने पेश कर दिया, जहां पहले से मौजूद 3 मुजाहिदीन ने अभी उसको एक एक हाथ ही दिखाया था जब वो उनके कदमों से लिपट गया और रोते हुए अपने जुर्म का इकरार करके माफी का तलबगार हुआ। मुजाहिदीन ने बुजुर्गों की तरफ इस्तफामिया नजरों से देखा, जिन्होंने आपस में मुशावरत के बमुश्किल 5 मिनट के बाद ही अपना फैसला सुना दिया कि नसीब अली को मुजाहिदीन के मकामी कमांडरों के सामने पेश कर दिया जाए और मुजाहिदीन जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें कबूल होगा। यूं दिखाई देता था जैसे मकबूजा कश्मीर के इस हिस्से में मुजाहिदीन ने अपनी हुकूमत कायम कर ली हो और भारतीय लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ से जनाजा निकल चुका हो। यहाँ बुजुर्गों को ज्यूरी की हैसियत हासिल थी और वो चंद मिनट की मुशावरत के बाद ही इस फैसले पर पहुंच गए थे कि आस्तीन के इस सांप का सर कुचल दिया जाए तो ही बेहतर है। तड़पते मचलते नसीब अली के मुंह पर हाथ रखकर मुजाहिदीन उसे अपने साथ ले गए। शहर के लोग कारोबार हयात में मसरूफ हो गए। थोड़ी ही देर के बाद कैप्टन नागरा और नसीब अली की लाशें बांडीपुरा के मजाफाती इलाके से गुजरने वाली एक मारूफ शाहराह पर पड़ी हुई थी। कैप्टन नागरा के गले में एक तख्ती पर उसका नाम, नंबर, एड्रेस और जुर्म की तफसीलात के साथ लिखा था कि मुजाहिदीन ने इसे सजाए मौत दी है, जबकि नसीब अली के गले में मौजूद तख्ती पर सिर्फ आस्तीनों के सांपों को वार्निंग के अल्फाज लिखे थे। लाशों के गिर्द मकामी लोग मजमे की सूरत में जमा हो रहे थे। अचानक ही बीएसएफ की एक जीप और ट्रक पर सवार जवानों ने वहां आकर लोगों को हवाई फायरिंग करके वहां से भगा दिया। बीएसएफ के जवान कैप्टन नागरा की लाश अपने साथ ले गए थे, जबकि नसीब अली की लाशों को उन्होंने बुलंदी से नीचे गुजरते एक तेज रफ्तार नाले में फेंक दिया था। कर्नल गोपाल कृष्णा के सामने रिकॉर्ड कैसेट मौजूद थी और वो अपने दांत पीसते हुए बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। डैम इट,
उसने गुस्से से बेकाबू होते हुए अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जोर से मेज के कोने पर मारा तो मेजर रॉय को यूं लगा जैसे ये छड़ी उसके बदन पर रसीद की गई हो। उसने अपनी सारी सर्विस में आज तक कर्नल गोपाल कृष्णा को इतने गुस्से की हालत में और इस कदर परेशान नहीं देखा था। मेजर रॉय बिल्ली की तरह बगैर आवाज पैदा किए सामने अलमारी तक गया और दूसरे ही लम्हे उसने एक छोटा विस्की का पैग तैयार करके अपने कर्नल को पेश कर दिया, जिसने एक घूंट में सारा पैग अपने हलक में उंडे लिया। कर्नल कृष्णा खुद को कदरे नॉर्मल कर रहा था और अब एक आरामदेह कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया था, जबकि मेजर रॉय ने उसके सामने वाली कुर्सी संभाल ली थी। कर्नल गोपाल कृष्णा ने नॉर्मल होते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये कमांडर मुख्तार की आवाज है। मेजर रॉय ने कहा, मुझे यकीन है सर, वो बड़ा अजियत पसंद है, हमें परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें करता रहता है। यकीनन वही इतनी जुर्रत और बेबाकी से बात कर सकता है। अभी कर्नल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब उसे अपने इंटरकॉम पर अहम वायरलेस मैसेज की इत्तला मिली। दूसरे ही लम्हे वो वायरलेस हेडफोन कानों से लगाए खड़ा था। दूसरी तरफ लाइन पर उस एरिया का बीएसएफ कंपनी कमांडर उससे बात कर रहा था। उसने दोनों लाशों की इत्तला देकर बताया कि नसीब अली की लाश उन्होंने रास्ते में नाले में फेंक दी है और कैप्टन नागरा की लाश साथ ले आए हैं। कर्नल ने उसका शुक्रिया अदा किया। लाश रॉ के ऑफिस तक पहुंचाने और राजदारी की तलकीन के साथ उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और दूसरे फोन पर अब वो अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस से राब्ता कर रहा था। उसने अहकामात जारी किए, एक लाश फौरी तौर पर जम्मू पहुंचानी है, हरी अप। फिर मेजर रॉय से मुखातिब हुआ, यहाँ थोड़ा सा स्टाफ छोड़ दो, हमें अभी इसी वक्त अपना ऑफिस तब्दील करना है। उनकी तरफ से जैसे ही नामों की लिस्ट मिले सारा सेटअप खत्म कर दो। अगर एजेंसी के ऑफिस भी गैर महफूज हैं तो फिर यहाँ महफूज क्या रह गया है। मेजर रॉय ने एड़ियां बजाकर उसे ताजीम दी, यस सर, और कमरे से बाहर आ गया। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के मूड से आगाह था और जानता था कि उस वक्त कर्नल गोपाल कृष्णा को तन्हाई दरकार है, क्योंकि वो कोई भी अहम फैसला तन्हाई में किया करता था। मेजर रॉय ने अगले 2 घंटे बाद उसे उन 10 मुजाहिदीन के नामों की लिस्ट थमा दी जिनको रिहा करने की मुजाहिदीन ने डिमांड की थी। एक जहरीली मुस्कुराहट कर्नल गोपाल कृष्णा के होंठों पर लहराई और दम तोड़ गई। बोला, ठीक है, इन्हें रिहा कर दो। आज रात इन सब को रिहा करके बांडीपुरा के उस मोहल्ले के नजदीक छोड़ाओ जहां इस ट्रेजेडी का आगाज हुआ था। कर्नल गोपाल कृष्णा ने मेजर रॉय की तरफ देखकर कहा, सर। मेजर रॉय ने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था जब कर्नल कृष्णा ने उसकी बात काटकर उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा, वो जो कुछ भी करें करने दो। जंग में हमेशा एक ही फरीक नहीं जीता करता। मैं एक लम्हे के लिए भी उनके हाथों ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं हूँ। मर जाने दो सूबेदार मुरली प्रसाद को, दिखाने दो उसकी फिल्में और होने दो प्रेस को खबर, मैं देख लूंगा। उन्हें आज रात तक ये मैसेज पहुंच जाए कि अभी 10 लाशें आई हैं। अगर कोई फिल्म या पैगाम प्रेस तक पहुंचा तो याद रखना, हमारे पास 10,000 से ज्यादा कश्मीरी अकूबत खाने में मौजूद हैं। और हाँ, कोशिश करो सूबेदार को वो खुद ही मार डालें, अगर ऐसा नहीं तो तुम उसे मार डालना। उसने अपनी बात मुकम्मल की और गर्दन को झटका देकर बाहर निकल आया। मेजर रॉय एक मर्तबा लरस कर ही रह गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।